नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको और बेहतर करेंगे हम सब मिलके। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है हमारा आज का टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार। तो प्रमुख पुरस्कार का ये पार्ट 1 है और यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं मेरे भाई, और सिलेबस में अलग से दे रखा है ये। एक तो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है और ये के अलग से दे रखा है, तो इस पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं क्लास, क्योंकि धीरे धीरे अगर कोई आपका डाउट भी है तो वो लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम क्लास देख लेते हैं। तो देखो, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत सारी चीजों की खोज की, पर उनका परिवार नहीं था। शादी वादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा। जब उन्हें लगा होगा कि अब तो जीवन की जो यात्रा है वो समाप्त होने को आ गई है, क्योंकि यात्रा तो एक दिन समाप्त होती ही है सब कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने एक वसीयत बना दी, और उनके मरने के बाद पता चला कि वो ये कह गए हैं कि भाई मेरा जो भी पैसा है उससे जो भी ब्याज आएगा उससे दुनिया के ऐसे लोगों को इनाम देना जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया हो दुनिया की भलाई के लिए, जो दुनिया को बदलने वाली खोजों से जुड़े हुए हों। और ऐसे 5 क्षेत्रों के बारे में उन्होंने बोला था। मैं बोला था 5 क्षेत्रों के बारे में बोला था। अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम सवाल कैसे बनते हैं मैं बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, याद रखना है, ये अल्फ्रेड नोबेल जो है इनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। उसकी घोषणा हुई थी 1900 में, और उसी साल एक फाउंडेशन बना दिया गया। घोषणा कब हुई है, यानी ये डिक्लेयर कब किए गए हैं मेरे भाई, 1900 में डिक्लेयर किए गए हैं, और उसी साल एक फाउंडेशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फाउंडेशन बना दिया गया, नोबेल फाउंडेशन। और याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। यानी इस फाउंडेशन ने कब देने शुरू हुए किए, तो ये 1901 में देने शुरू हुए। फाउंडेशन की स्थापना 1900 में, घोषणा हो गई थी 1900 में, और ये देने शुरू किए हैं इन्होंने कब, तो 1901 में देने शुरू किए हैं। कब किए मेरे शेरों? 1901 में देने शुरू किए हैं। ठीक है, आ जाइए। अब पूछेगा किसकी याद में, तो वो हम पढ़ ही रहे थे। स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। इसकी याद में मेरे भाई, तो स्वीडन के जो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए। अल्फ्रेड नोबेल ने कौन सी सबसे महत्वपूर्ण खोज की थी, ये पूछेगा। तो डायनामाइट की इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खोज की थी 1867 में। कब की थी? तो वो 1867 में डायनामाइट की सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई इनकी। और मेरे भाई इनका जन्म हुआ था 1833 में। ये सवाल यहां से महत्वपूर्ण बनेगा कि उन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज की थी 1867 में की थी। कब की थी? 1867 में की थी। ठीक है, चलिए। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई मेरे भाई? 1896 में। तो जन्म कब हुआ है देखो, 1833 में जन्म, 1833 जन्म, ठीक है, और 1896 मृत्यु, 1896 में मृत्यु हो गई। और इसी बीच में 1867 में डायनामाइट की खोज। किसकी? डायनामाइट। डायनामाइट आप जानते ही हो, जो हमारी चट्टान वगैरह को उड़ाने के काम आता है। चट्टान वगैरह को उड़ाने के काम क्या आता है मेरे भाई? डायनामाइट। तो जहां पे खनन वगैरह होता है ना, वहां भी क्या काम करता है मेरे भाई? डायनामाइट ही काम करता है। जहां खनन वगैरह होता है वहां पे डायनामाइट ही काम करता है। चलिए बेटा, केवल 1 बजे आज के लिए क्लास है, आपकी छुट्टी ना हो इसलिए मुझे टाइम बदलना पड़ा। मैं कहीं बाहर था, मैं कहीं बाहर था, और केवल आज के लिए आपका इस समय मैंने इसलिए बदल दिया, अदरवाइज तो मुझे छुट्टी करनी पड़ जाती। ठीक है, चलिए। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई 1896 में। उनकी वसीयत के अनुसार उनका जो धन है उससे मिलने वाले
ब्याज से ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। तो उनकी वसीयत के अनुसार कौन से उससे दिए जाने थे? तो भाई उस धन से जो, कौन सा धन? वही धन जो उनका है, उससे जो ब्याज आएगा उससे पुरस्कार दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, उससे ये पुरस्कार ध्यान रखना है दिए जाएंगे। चलिए ध्यान रखना है। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में, बेटा आज के लिए केवल ये क्लास, कल उसी टाइम रहेगी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में, और उनकी वसीयत के अनुसार उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और डिसीजन लिया गया शुरू में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। शुरू में कौन कौन से क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। तो आपको याद रखना है ये कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत में कब शुरू हुए? कब? अभी हम देख रहे थे 1901 में, यानी 1901 में जब ये दिए गए तो कितने क्षेत्रों में दिए गए? ये 5 ही क्षेत्रों में दिए गए। पहला साहित्य यानी लिटरेचर, दूसरा शांति यानी पीस, तीसरा भौतिकी यानी फिजिक्स, चौथा इसी को मान लो, कोई से को भी मान लो, चौथा रसायन यानी कि केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ याद रहेंगे। और फिर पांचवा है चिकित्सा यानी मेडिसन या फिजियोलॉजी, मेडिसन या फिजियोलॉजी। 2-4 बच्चे कह रहे हैं सर यही टाइम सही है। बेटा सही इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है ये कि अब शादियों का सीजन है, और कुछ शादी ऐसी होती हैं जहां जरूरी जाना पड़ता है। कन्यादान हो गया, अगर लड़के की मैं अवॉइड भी कर दोगे तो कन्यादान में तो जाना पड़ेगा। हमारे कई गुरुजी भी ऐसे हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो उनके में भी जाना पड़ जाता है, और ऐसे में आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। इसलिए 1 बजे है, ताकि कोई भी काम इधर उधर का भी हो, शादी भी हो, किसी का कन्यादान भी करना है, तो भी वहां जा पाए और आपकी क्लास भी चल जाए। ठीक है, केवल इसलिए जब शादी बंद हो जाएंगी तो शाम का कर लेंगे। तो शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, और यहां से सीधे सीधे सवाल बनता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे यहां तक का। इसकी घोषणा 1900 में हुई है। नोबेल फाउंडेशन भी कब बना? 1900 में ही बना। कब बना? 1900 में। लेकिन पहली बार पुरस्कार दिए कब गए? 1901 में दिए गए हैं, ध्यान रखना है। 1901 में दिए गए हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। 1901 में दिए गए हैं। स्थापना किसकी याद में? तो महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, वो कहां के थे? स्वीडन के थे। स्वीडन के महान वैज्ञानिक रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में मेरे भाई। कौन सी प्रसिद्ध खोज की है अल्फ्रेड नोबेल ने? तो मेरे भाई डायनामाइट की खोज की उन्होंने। उनका जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1896 में। 1833 1896, 1833 1896। ठीक है, उनके बाद ही फाउंडेशन बना 4 साल बाद 1900 में। उसके बाद 1901 में पहली बार ये दिया गया। पर डायनामाइट की खोज का वर्ष भी महत्वपूर्ण है, 1867 मेरे भाई, 1867 मेरे भाई। ठीक है, चलिए, है ना। और ये ब्याज जो है उससे दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्र थे, तो देखो अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब 6 क्षेत्रों में, यानी कि कोई एक जुड़ गया होगा। हाँ जी, जुड़ गया है। कौन सा जुड़ा है? इकोनॉमिक्स का जुड़ गया, अर्थशास्त्र का। कौन सा जुड़ा है मेरे भाई? अर्थशास्त्र का। यानी अब 6 क्षेत्रों में, तो ये जो छठा है कौन सा है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र मेरे भाई, याद रखना है। यानी इकोनॉमिक्स वाला जुड़ गया। तो इकोनॉमिक्स की भी पूछेगा 2 चीज, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1968 में स्थापना हुई है, लेकिन पहली बार कब दिया गया है? 1969 में। ये दोनों महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया पहली बार? 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। स्थापना कब हुई? 1968 में। कब दिया गया? 1969 में। स्थापना कब हुई? 1968 में। कब दिया गया? 1969 में। घोषणा अल्फ्रेड नोबेल की कब हुई थी? 1900 में। पहली बार दिया कब गया था? 1901 में। कब? 1901 में मेरे भाई,
1901 में मेरे भाई। नहीं बेटा, 6/2025 से नहीं हुआ, मैंने बताया ये 68 में स्थापना हो जाती है और 69 में दे दिया जाता है, तो तब से छठा क्षेत्र जुड़ा है। इकोनॉमिक्स तब से जुड़ा है जब मैंने यहां पे आपको लिखा है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन देता है? देखो, अल्फ्रेड नोबेल जी जब डेथ हुई ना उनकी, तो वो कह गए थे भाई इन 5 इनाम को तो मेरे खाते में से दे देना। फिर इन्होंने एक और जोड़ दिया इकोनॉमिक्स का। अब किसी मरे हुए आदमी की वसीयत आप बदलवा सकते हो क्या? वो तो डिक्लेयर करके चला गया मेरे पैसे से तो 5 क्षेत्रों में दे देना भाई। अब आप एक नया जोड़ना चाहते हो, उस आदमी से कैसे पूछोगे जो चला गया है दुनिया छोड़ के कि जी ये और दे दें? पूछ ही नहीं पाओगे। तो यानी कि अगर आप जोड़ रहे हो और उन्हीं पे यानी उन्हीं के पैसे में से दोगे वो भी, तो उस आदमी की मर्जी होनी चाहिए थी, और वो आदमी अब जिंदा नहीं है तो उसकी मर्जी कभी हो भी नहीं पाएगी। इसीलिए इसमें एक जो इकोनॉमिक्स का नोबेल जोड़ा है ना, उसके पैसे ये नहीं देता नोबेल फाउंडेशन। लोगों ने कहा कि भाई पैसे से ही तो दिक्कत हो सकती है कि उनके पैसे को यूज नहीं करना, क्योंकि ये उनकी वसीयत में था ही नहीं, पर उनका नाम तो यूज कर सकते हैं, उनका नाम यूज कर लेते हैं। तो इसलिए अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र की पुरस्कार राशि है वो एक स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, स्वेरिग्स रिक्स बैंक। ये कहां का है? तो स्वीडन का मेरे शेरों ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। केंद्रीय जैसे हमारा आरबीआई है, तो ये देता है स्वीडन का केंद्रीय बैंक। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नोबेल साहब चले गए हैं, तो अब याद रखना है नोबेल साहब चले गए हैं तो अब हम दे देंगे इस क्षेत्र की राशि, पर सम्मान में उनके में ही ये पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। जो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स की बात। तो नोबेल सबसे पहले कब दिए गए हैं? नोबेल मेरे भाई कब दिए गए हैं सबसे पहले? 1901 में, और इकोनॉमिक्स वाला 1969 में। देने की बात चल रही है यहां, जब इनाम दे दिया 1969 में, ठीक है। 1901 1969। तो पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि प्रदान करता है नोबेल फाउंडेशन। और याद रखना है मेरे भाई, अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिग्स रिग्स बैंक देता है। स्वेरिग्स रिग्स बैंक देता है मेरे भाई। आज आपके सारे जवाब दे दिए मैंने आपके टेलीग्राम में, जिन जिन बच्चों ने मुझे टैग किया हुआ था सारे दे दिए बेटा, ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? सीधे सीधे ये सवाल आता है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है। तो मेरे भाई ये होती है अक्टूबर में, पर ये दिए जाते हैं एक फिक्स डेट को, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अब 10 दिसंबर में ही क्यों दिए जाते हैं? तो इसी दिन, क्योंकि 10 दिसंबर के दिन 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। तो आदमी के जीवन में 2 ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं, या तो उसके जीवन की तिथि जब वो आया दुनिया में, और या तो वो तिथि जब वो दुनिया से जा रहा है। तो ये 10 दिसंबर को ये दुनिया को छोड़ के चले गए थे मेरे भाई, ये दुनिया को छोड़ के चले गए 10 दिसंबर को, इसलिए ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और याद रखना, 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, और केवल 1 पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में, जो नॉर्वे की राजधानी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉकहोम में 1 दिया जाता है या 5? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं 5 पुरस्कार। ओस्लो जो शांति का है वो ओस्लो में दिया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर पेपर में कंफ्यूज हो गए तो भैया देखो, 1 पुरस्कार को हम ऐसे नहीं कह सकते नोबेल का स्टॉक, पर 5 को तो ये कह सकते हैं ना भैया नोबेल का पूरा स्टॉक है मेरे पास, तो 5 पुरस्कार, अरे भैया नोबेल का पूरा स्टॉक है, पूरा 5 पुरस्कार, हाँ जी पूरा स्टॉक है। तो जो 5 हैं यानी कि जो स्टॉक है वो स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं, और जो 1 है मेरे भाई शांति वाला, तो शांति वाला दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और शांति कब होती है? जब आदमी धीरे धीरे चलता रहता है। ओस्लो
ध्यान रखना है, शांति कब रहेगी? जब नाव स्लो स्लो चलती रहेगी ना, तभी तो शांति रहेगी। पानी में कब शांति रहेगी? जब नाव स्लो स्लो चलती रहेगी। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और ये छोटे छोटे पॉइंट पे हमें पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है, पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलिए, तो शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और बाकी के 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहां पे? स्टॉकहोम में। चलिए, यहां तक हमने रिवीजन कर लिया था। आगे देखो, शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तो 5 में। क्या शुरुआत में साहित्य में था? हाँ जी। शांति में? हाँ जी। भौतिकी में? हाँ जी। रसायन में? हाँ जी। और चिकित्सा में भी? हाँ जी। यानी लिटरेचर में भी, पीस में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और मेडिसिन या फिजियोलॉजी एक ही बात है, इन सब में दिया जाता है। क्या होता है मेरे भाई? इन सब में दिया जाता है। पर अब 6 क्षेत्रों में हो गए हैं। कितने में हो गए मेरे भाई? अब 6 क्षेत्रों में हो गए हैं। और जो छठा क्षेत्र है वो इकोनॉमिक्स है। छठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का 67 में डिक्लेयर हुआ, 68 में स्थापना हो गई, 68 में स्थापना हो गई, और 1969 को पहली बार दिया गया है। 1969 को पहली बार दिया गया है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहले 5 क्षेत्रों की राशि, यानी जो उनके कहने के अनुसार 1901 से ही दी जा रही है, 1901 से ही जो इनाम दिया जा रहा है ना, तो उसमें तो 5 की राशि तो जाती है नोबेल साहब के ही पैसे से, जो ब्याज आता है ना उसमें से। पर क्योंकि बाद वाली जो राशि है इकोनॉमिक्स की, वो डेथ होने के बाद उनकी वसीयत में कुछ जुड़ नहीं सकता, तो बस उनका नाम ले लिया है, पर पैसा देता है स्वेरिग्स रिग्स बैंक। और ये कहाँ का है? तो ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। क्या है? ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन मेरे भाई, याद रखना है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है अक्टूबर में। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को। शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी में। बाकी 5 का स्टॉक स्टॉकहोम में। 5 का स्टॉक स्टॉकहोम में। 5 का स्टॉक स्टॉकहोम में मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखो। ऐसे नहीं पूछेगा बेटा कितने लोग आज तक पाए हैं नोबेल, ऐसे अभी तक कोई सवाल नहीं देखा है हमने। जो जो सवाल आते हैं, आप एक बात समझो, आप एक बात समझ लो कि इतना सारा है सिस्टम, इतनी आसानी से चीजें याद नहीं होंगी। इतना सारा है कि नोबेल पे ही आप 10 दिन तक पढ़ सकते हो, पर हमें उतना पढ़ना है जो हमारे पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कम पढ़ना बड़ा खतरनाक है, ज्यादा पढ़ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि कम पढ़ने वाला कम से कम कम टाइम बिगाड़ रहा है अपना, ज्यादा पढ़ने वाला समय भी पूरा दे रहा है उसको, और वो पढ़ ऐसी चीजें रहा है जो काम की नहीं है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है। तो बाकी सब पुरस्कार स्टॉकहोम की, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ये हमने पढ़ ही लिया। ये दोनों पड़ोसी देश हैं, देखो, ये नॉर्वे और स्वीडन। अब इसमें आपस में बंटवारा के जी तू ये दे देना, तू ये दे देना, वो इसलिए भी है क्योंकि एक टाइम पे इसमें एक ही राजा का राज चलता था दोनों जगह। यहां भी, नॉर्वे में भी, स्वीडन में भी, नॉर्वे में भी, स्वीडन में भी एक टाइम पे एक ही राजा का राज चलता था। तो इसलिए होता है ना कि भाई चलो कोई बात नहीं, जैसे हम कभी कभी हमारे दादाजी के 3 बेटे हों, तो हम कोई से के यहाँ भी खाना खा लेते हैं, कोई से के यहाँ भी सो जाते हैं, यानी चाचा के यहाँ या ताऊ के यहाँ हम कहीं भी रह लेते हैं। जब शादी होती है तो कुछ रिश्तेदार चाचा जी के यहाँ रुक जाते हैं, कुछ ताऊ जी के यहाँ रुक जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नहीं है, बटा हुआ है, अपना ही तो परिवार है। तो याद रखना है, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्वे और स्वीडन दोनों एक ही देश हुआ करते थे, एक ही राजा के अंडर में हुआ करते थे, देश तो 2 अलग अलग थे, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ऐसे बंटवारा हुआ नहीं इन चीजों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? अब मैंने आपसे देख लिया, जैसे शांति है, एक क्षेत्र है शांति, कितने लोगों को दिया जा सकता है? 1 2 3। वैसे ही इकोनॉमिक्स का भी 1 2 3, फिजिक्स का भी 1 2 3,
केमिस्ट्री का भी 1 2 3, मेडिसिन का भी 1 2 3, इस तरह से दिया जाता है। यानी एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा एक को दिया जाएगा, 3 लोगों को। ठीक है, अब जब 3 लोगों को दिया जाएगा तो कैसे बटेगा पैसा? देखो, अगर अगर 2 लोग हैं तो पैसा कैसे बटेगा? ये बट गया आधा आधा। ठीक है, पैसा 1/2, 1/2। अगर 3 लोग हैं, एक कंडीशन तो ये है कि ये, यानी कि ये 33%, 33.33, ये 33%, ये 33%। पर एक कंडीशन ऐसी भी होती है 3 लोग में कि एक आदमी को मिल जाएगा पूरा 50%, क्योंकि उसकी खोज ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और इन दोनों में 25-25 बटेगा। इन दोनों में 25-25, तो 3 लोग में ये 2 कंडीशन आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? 3 लोगों में। और ये हम बात कर रहे हैं राशि की, यानी अमाउंट की। अमाउंट कैसे कैसे बढ़ता है, क्योंकि 3 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। अगर एक आदमी को दिया है तो पूरा पैसा उसी को मिल जाएगा, एक आदमी को मिला है तो पूरा पैसा उसी को मिल जाएगा मेरे भाई। 2 लोगों को दिया है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। 3 लोगों की कंडीशन में या तो तीनों में बराबर, या एक को आधा और आधे में से 2 बांटेंगे, यानी 25-25%। इस तरह से दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है। क्लियर है बेटा? ये यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हर साल देते हैं बेटा, नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हर साल ही दिया जाएगा। अमाउंट बेटा क्योंकि हमारे पैसे में नहीं होती, 1 करोड़ स्वीडिश क्रॉनर लिखा आता है, पर वो हमारे पैसे में नहीं है, तो नोबेल का आपसे अमाउंट नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में। आपसे नोबेल का अमाउंट नहीं पूछता है, क्योंकि वो हमारे पैसे में नहीं है, हमारे हिसाब से वो बदलता रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जब ये नोबेल शुरू हुआ था 1901 से, तब ये नियम था कि भाई ये मरने के बाद भी दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत बेहतरीन योगदान दिया है किसी क्षेत्र में, तो मरने के बाद भी दिया जा सकता है। 1901 से नियम चलते चलते 1974 साल आ गया, और 1974 में ये डिसीजन लिया गया कि ये मरने के बाद यानी पोस्ट्यूमसली नहीं दिया जाएगा, ये किसी ऐसे इंसान को नहीं दिया जाएगा जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। पहले डिसीजन था कि हाँ ये दिया जा सकता है, 1901 से चला रहा था, 1974 में लेकिन ये बदल दिया। तो मतलब इतने सालों में किसी को तो दिया ही गया होगा ये मरणोपरांत। दिया गया, पर बहुत ज्यादा लोगों को नहीं, केवल 2 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। और सवाल यहां से बनता है कि अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? सवाल यहां से क्या बनता है कि अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अब तक मेरे भाई कितने लोगों को दिया गया है? अब तक ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें एक है एरिक एक्सल और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड। और मैंने इनका बताया था कि यूएन के दूसरे महासचिव हैं ये कौन है? यूएन के दूसरे महासचिव कौन है मेरे शेरो? ये तो ये यूएन के दूसरे महासचिव हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो एरिक एक्सल और डैग हैमरशोल्ड, केवल 2 ही व्यक्तियों को मिला है 1974 तक। ये मरने के बाद एरिक एक्सल को 1931 में और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को, यानी 1901 में शुरू हुआ, 30 साल जोड़ोगे 1931 आ जाएगा, एक मरणोपरांत। उसमें 1931 में 30 जोड़ोगे तो 1961 आ जाएगा, दूसरा मरणोपरांत। दूसरा मरणोपरांत मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2 ही व्यक्तियों को अब तक मरणोपरांत दिया गया है। एक व्यक्ति को और दिया गया 2011 में, पर ये गलती से इन्होंने सोचा कि ये आदमी अभी जिंदा है, दे दिया। वो आदमी 2-3 दिन पहले ईश्वर के धाम जा चुके थे,
यानी उनकी 2-3 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, पर नोबेल कमेटी को नहीं पता था कि ये आदमी मर गया है, तो गलती से नाम डिक्लेयर कर दिया, और एक बार डिक्लेयर कर दिया तो बोले चलो अब चलन दो, हमने तो जिंदा समझ के ही दिया था, हम जिंदा समझ के ही मान लेते हैं, जिंदा समझ के ही मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है, ये सीधे सवाल आता है। रेड क्रॉस जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा बार नोबेल मिला है रेड क्रॉस को, और ये 3 बार मिला है। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध था, 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध था, 1963 में जब इसको 100 साल हो गए थे बने हुए, क्योंकि रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, 1863 में। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं क्लास से, उनको पता है कि क्लास का समय ये डेली नहीं रहेगा, ये क्लास का समय डेली नहीं रहेगा, ये केवल आज के लिए, क्योंकि मैं दिन में कहीं उपलब्ध नहीं था और मैं आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता था और आपका ये समय खाली था, इसलिए मैंने ये क्लास करवा दी, वरना तो मैं आपकी क्लास दिन में ही 1 बजे ही लूंगा कल से, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है सबसे अधिक बार ये मिला है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को नोबेल कब कब मिला है? 1917, 44 और 63। 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद। एरिक एक्सेल को कब मिला है? 1931 में। और भाई डैग हैमरशोल्ड को मिला है 1961 में। केवल यही 2 व्यक्ति हैं जिनको ये मरणोपरांत मिला है। क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है मेरे भाई। रेड क्रॉस के संस्थापक पूछे जाते हैं, हेनरी ड्यूनेंट है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस होता है, यह भी पता होना चाहिए आपको। 8 मई क्योंकि इनका जन्मदिन है, रेड क्रॉस दिवस होता है इस दिन, ठीक है। क्या होता है? तो रेड क्रॉस दिवस याद रखना है, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस जो है तो ये होता है 8 मई को, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। हेनरी ड्यूनेंट जिन्होंने एक ऐसी संस्था बना दी जो इतनी बेहतरीन है, हेनरी ड्यूनेंट ने एक ऐसी संस्था बना दी है जो इतनी बेहतरीन है मेरे भाई। तो क्या हेनरी ड्यूनेंट को कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था? हाँ जी, मिलना चाहिए था। जब इनकी संस्था इतनी बेहतरीन है तो इनको पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए था, और मिला भी है मेरे भाई, मिला भी है, याद रखना है। क्या हुआ है? मिला भी है। तो 1901 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जब दिया गया, जब पहला ही शांति के लिए नोबेल दिया गया, तो एक तो उन्हें और एक फ्रेडरिक पैसी नाम के व्यक्ति थे, उन दोनों को संयुक्त रूप से, यानी कि एक साथ दोनों को शांति पुरस्कार पहला दिया गया, फ्रेडरिक पैसी को और एक है हेनरी ड्यूनेंट। जल्दी से एक बार यहां तक रिवीजन करेंगे अभी जहां से हम चले थे। तो नोबेल की घोषणा अक्टूबर में होती है, दिया 10 दिसंबर को जाता है। कहां मेरे भाई? तो 5 स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और 1 दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी मेरे भाई इस दिन, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। और शांति का नोबेल कहां दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है, शांति का नोबेल दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को। क्या राशि 3 लोगों में बराबर बंटती है? हमेशा नहीं बंटती, कभी 1/3, 1/3, 1/3। पर कभी कभी अगर किसी एक की खोज का ज्यादा महत्व होता है, अगर एक की खोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आधा दे दिया जाता है और बाकी आधे में से दोनों को 25-25% बांट दिया जाता है। अब मरणोपरांत ये दिया जाता था शुरू में, अब नहीं दिया जाएगा। ये कब निर्णय लिया गया? 1974 में निर्णय लिया गया। 1974 में डिसीजन आया कि अब इसे मरणोपरांत नहीं देंगे, पर तब तक 2 लोगों को ये दिया जा चुका था, एरिक एक्सेल 1931 और मेरे भाई डैग हैमरशोल्ड 1961, 1961 मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है ये बेटा, मैं अलग से बताऊंगा कि ये पहले पुरस्कार किन को दिए गए हैं, क्योंकि वो कई नाम हो जाएंगे, आपको याद करने में दिक्कत आएगी और याद आप कर नहीं पाओगे तो लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वो आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी इस क्लास में नहीं, ताकि आप जो याद कर रहे हो उसे भी ना भूल जाओ। सबसे अधिक बार नोबेल रेड क्रॉस को मिला है। ये वही रेड क्रॉस है जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। किसने की थी?
हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। कौन से हेनरी ड्यूनेंट? जिनका जन्मदिन 8 मई को है। कौन सी 8 मई? जिस दिन रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है, और इसको 3 बार रेड क्रॉस को मिला है, 17, 44 और 63। एक बार पहले विश्व युद्ध में, एक बार द्वितीय के दौरान, और एक बार जब इसको बने हुए 100 साल हो गए। 100 साल हो गए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अब आता है सबसे कम उम्र में नोबेल। सवाल सीधे सीधे, सबसे कम उम्र में नोबेल मेरे भाई। तो सबसे कम उम्र में ध्यान रखना है, एक तो ओवरऑल है, ओवरऑल वो है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई को केवल 17 साल की उम्र में ही मिल गया था। पाकिस्तान की है ये मलाला यूसुफजई। कहां की है मेरे भाई? पाकिस्तान की हैं। और इनको 2014 में मिला था, और शांति के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? शांति के लिए, क्योंकि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हैं ये, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती हैं। तो ये तो हो गए ओवरऑल। या पूछे महिला कौन है जिन्हें सबसे कम उम्र में मिला है, तो ये महिला भी हैं और ओवरऑल भी हैं। पर अगर अलग से पुरुष पूछ ले कि सबसे कम उम्र में नोबेल कौन से पुरुष को मिला, तो विलियम लॉरेंस ब्रैग नाम के व्यक्ति को मिला है फिजिक्स का। विलियम लॉरेंस ब्रैग नाम के व्यक्ति को मिला है फिजिक्स का, मिला है 1915 में मिला था। 25 साल की उम्र में विलियम लॉरेंस ब्रैग को दिया गया। और एक सवाल आता है कि ये सबसे ज्यादा उम्र में किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा उम्र, तो सबसे ज्यादा एक गुड इनफ नाम के व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा उम्र तो गुड इनफ नाम के व्यक्ति हैं मेरे भाई। कौन है? गुड इनफ, जिनको 97 साल की उम्र में दिया गया है, यानी 97 ईयर्स की एज में जिनको दिया गया है गुड इनफ नाम के व्यक्ति। कौन से? गुड इनफ नाम के व्यक्ति मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन है? विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं। 25 साल, भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में। 1915 में इनको दिया था। सबसे कम उम्र में वैसे मलाला यूसुफजई हैं मेरे भाई, जिनको 2014 में मिला था शांति का नोबेल। क्या मिला था? 2014 में शांति का नोबेल मिला था मेरे भाई। मलाला की पुस्तक क्या है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की पुस्तक है मलाला की। वी आर डिस्प्लेस्ड नाम की पुस्तक है किसकी मेरे भाई? मलाला की। और दूसरी पुस्तक है आई एम मलाला। इस पुस्तक को तो आप आसानी से पहचान जाओगे, क्योंकि इसमें तो लिखा ही हुआ है आई एम मलाला, पर वी आर डिस्प्लेस्ड को आप आसानी से नहीं समझ पाओगे। तो ये दोनों ही पुस्तक हैं, और इनको प्यार से भैया घर वाले बोल देते होंगे गुलमकई। गुलमकई, ठीक है। तो अन्य नाम है, अब घर वाले बोलते हैं, अब बाहर वाले तो मुझे नहीं पता है, पर हम ऐसे याद करेंगे भैया, मलाला को प्यार से घर वाले कह देते हैं गुलमकई, है ना, गुलमकई। तो मलाला को मिला था 2014 में। कब मिला है? 2014 में। पर 2014 पाकिस्तान के लिए ही खुशियां नहीं लेके आया, वो भारत के लिए भी लेके आया, क्योंकि भारत के भी एक व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, अभी भी हैं। इनको भी मिला है मलाला के संग, यानी 2014 में इनको भी शांति का नोबेल ही मिला है। यानी इन्होंने और मलाला यूसुफजई ने ये पुरस्कार बांटा है एक तरह से, आधा आधा है इन दोनों का। क्या है? आधा आधा है मेरे भाई इन दोनों का, ठीक है। कौन सा है? आधा आधा दोनों का है, ठीक है। तो याद रखना है, मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की महिला भी हैं, ओवरऑल भी सबसे कम उम्र में इन्हीं को मिला है नोबेल। याद रखना है, इनको घर पे गुलमकई कह देते हैं, ऐसे याद रख लेना। इनकी पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, वी आर डिस्प्लेस्ड, और एक दूसरी पुस्तक है आई एम मलाला। लेकिन अगर पुरुष पूछ लेगा तो हमें बताना पड़ेगा विलियम लॉरेंस ब्रैग। भाई 1915 में उन्हें भी नोबेल मिला था, और वो सबसे कम उम्र के पुरुष हैं आज तक के भी, 25 साल के हैं। यानी 25 साल से कम उम्र में किसी को नोबेल पुरस्कार, कम से कम पुरुष को तो नहीं मिला है, पुरुष को तो नहीं मिला है, ठीक है। अब सबसे अधिक उम्र वाले पूछेंगे तो गुड इनफ है, 97 साल। हमारे यहाँ अगर 20 साल की उम्र हो जाए
और हमें 20 साल की उम्र तक नौकरी ना मिले तो हमें लगता है कि जिंदगी कैसे चलेगी, हाय मेरी तो अभी नौकरी नहीं लगी, मेरे घर वालों को कौन देखेगा। भाई ठीक है, नौकरी के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, पर पागल नहीं होना उसके लिए। बाकी जिंदगी भी जीते हुए चलनी है, पर इतनी भी नहीं जीनी कि आप मेन उद्देश्य को ही भूल जाओ, अपने को, पढ़ाई लिखाई को ही भूल जाओ। वो नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखना है। तो भाई सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं गुडइनफ, 97 साल की उम्र में, और इनको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का मिला था। कभी हो सकता है पूछ ले, रसायन विज्ञान। तो उम्र कम ज्यादा में 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? मलाला यूसुफजई, जिनको मिला है मेरे भाई शांति का यानी पीस का। एक है विलियम लॉरेंस ब्रैग, जिनको मिला है फिजिक्स का। और एक है मेरे भाई, याद रखना है, जिनका नाम है गुडइनफ, जिन्हें रसायन विज्ञान का मिला है। किसका मिला है? रसायन विज्ञान का मेरे शेरों मिला है। किसका मिला है? रसायन विज्ञान का मिला है। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है प्रिया मिश्रा, सर पेमेंट हर मंथ करना होगा क्या? नहीं बेटा, आपकी पूरे कोर्स की फीस है। आपका एग्जाम चाहे 2 महीने में हो चाहे 6 महीने में, इन्हीं पैसों में जो आपने दिए हैं, आपको याद रखना है, इन्हीं पैसों में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा लास्ट तक, ठीक है। और याद रखना है, जो पेड़ हम लगाते हैं घर में, 2 लोगों ने लगाया, एक आदमी उसमें पानी खाद सब कुछ देता रहा शांति से, एक रोज सोचता इसकी जड़ जमी है नहीं जमी, और रोज खोल के देखता जड़ जमी है नहीं, अभी तो नहीं जमी। फिर तो जड़ जमने ही नहीं दी उसने, उसका पेड़ 4-6 दिन में सूख गया। तैयारी शांत दिमाग से और शांति से करने का काम है। जो व्यक्ति रोज परेशान होगा, रोज 10 डाउट पूछेगा, डाउट नहीं मिलेगा तो बेचैन हो जाएगा। एक बच्चा बहुत बेचैन, मुझे कॉल आई कि सर मेरी जो मैंने एक दिव्यास्त्र वो की थी, वो मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, अभी मेरी नहीं पहुंची है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर आपके पास कोर्स है, आपके पास 10 किताबें हैं और आप उससे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप दिव्यास्त्र से भी नहीं पढ़ पाओगे, ये तो पक्का है। अगर हमने कोई किताब मंगा ली है और वो 10 दिन में आ रही है, तो 10 दिन तक हमारे पास बहुत कुछ है ना पढ़ने के लिए। या हम केवल इसलिए पढ़ाई छोड़ दें क्योंकि मेरी तो 10 दिन बाद एक किताब आएगी, मैं तो तभी पढ़ूंगा, फिर तो भाई काम खत्म ही हो जाएगा अगर ऐसी बात है तो। इसलिए जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, अगर कोई किताब मंगा भी लिए तो उसके लिए ऐसे पागल नहीं होना है कि ये अभी आएगी तभी मैं पढ़ूंगा, बाकी चीजों से पढ़ना है। चलिए बेटा, एग्जाम से पहले पीडीएफ भी डिलीट नहीं होगा बेटा, एग्जाम से पहले पीडीएफ भी डिलीट नहीं होगा, वीडियो भी डिलीट नहीं होंगे। चलिए, ये हो गया यहां तक। अब 2 बार नोबेल पाने वाले 5 लोग हैं और यहां से सवाल बन जाता है कि 2 बार नोबेल कितने लोगों को मिला है। तो एक तो उन 5 के नाम आपको पता होने चाहिए। तो नाम ही सबसे पहले मैं बता देता हूं। मैडम क्यूरी है जिन्हें 2 बार मिला है, जॉन बर्डीन है जिन्हें 2 बार मिला है, लिनस पॉलिंग है जिन्हें 2 बार मिला है मेरे भाई, चौथे फ्रेडरिक सेंगर हैं जिन्हें 2 बार मिला है, और लास्ट में कार्ल बेरी शार्पलेस हैं। कौन है? कार्ल बेरी शार्पलेस। अब एक बार में तो नाम याद होंगे नहीं, फिर से देख लो। कार्ल बेरी शार्पलेस सबसे लास्ट वाले हैं जिन्हें 2 बार मिला है। इनसे पहले फ्रेडरिक सेंगर थे, उनसे पहले लिनस पॉलिंग थे, उनसे पहले जॉन बर्डीन थे, उनसे पहले मैडम क्यूरी थी। 5 लोगों को, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन, कार्ल बेरी शार्पलेस, लास्ट वाले हैं मेरे भाई, और फ्रेडरिक सेंगर। ये 5 व्यक्ति हैं। पर इनमें सबसे खास कौन है? मैडम क्यूरी। क्यों? इन्होंने 2 अलग अलग विज्ञान के लिए इसे जीता है और ये एकमात्र हैं। 2 अलग अलग विज्ञान में नोबेल पाने वाली एकमात्र हैं ये। इन 5 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 2 अलग अलग विज्ञान में से पाया हो। तो एक में यानी या तो हर बार किसी को केमिस्ट्री के लिए मिला है, हर बार किसी को या तो फिजिक्स के लिए मिला है, या किसी को केमिस्ट्री और शांति का मिल गया।
क्योंकि दो विज्ञान में इतनी बेहतरीन एक्सपर्टाइज बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई रेडियो सक्रियता और रेडियम निष्कर्षण के लिए इन्हें मिला है मैडम क्यूरी को, एंड शी इज द ओनली वन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट साइंस, इन स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। यानी 2 साइंस की अलग अलग स्ट्रीम में पाने वाली वो एकमात्र हैं। और यहां से सवाल बनता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने 2 अलग अलग विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, और आपको यहां बताना होता है इनका नाम, जिनका नाम है मेरे भाई मैडम क्यूरी। जल्दी से यहां से रिवीजन करो। तो ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र में नोबेल ओवरऑल तो मलाला यूसुफजई को मिला। कब मिला? 2014 में मिला। किसके लिए? शांति के लिए मिला। गुल मकई इन्हीं का नाम है, हाँ जी। क्या वी आर डिस्प्लेस्ड इन्हीं की पुस्तक है? हाँ जी। आई एम मलाला भी इन्हीं की पुस्तक है, हाँ जी। अगर पुरुष पूछ ले तो, अगर पुरुष पूछे तो 1915 में चले जाना। और मेरे भाई नाम सीधा सीधा क्या लेना है आपको? कौन सा नाम लेना है बताओ जल्दी से? तो विलियम लॉरेंस ब्रैग का नाम लेना है कि वो 25 साल में उनको भौतिकी का मिला था नोबेल, और वो सबसे कम उम्र वाले पुरुष हैं। सबसे कम उम्र पूछेगा तो ज्यादा वाला भी पूछ सकता है। गुड इनफ को 97 साल की उम्र में मिला। इतना पेशेंस रखा होगा मेरे भाई, कितना पेशेंस रखा होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली जो महिला है मलाला यूसुफजई। ठीक है, और ये सब हमने पढ़ ही लिया है। अब 5 व्यक्ति हैं, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर और कार्ल बेरी शार्पलेस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल मिला था हमें पता है 68 में स्थापना हुई, 69 में पहली बार दिया गया। तो जिन 2 लोगों को मिला था ना सबसे पहला, वो पूछ लेते हैं अलग से। तो उनका नाम हमें पता होना चाहिए। रेगनर फ्रिस्क किटल नॉर्वे के हैं, और मेरे भाई जॉन टिनबर्गेन। रेगनर फ्रिस्क किटल और जॉन टिनबर्गेन, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल मिला था। इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल जिनको मिला था मेरे भाई। ठीक है, यहां से हम करेंगे कल, हम कल क्या क्या करेंगे? एक तो भारत के जो लोग हैं उनको पढ़ेंगे, जो भारत के लोग हैं उनको पढ़ेंगे हम। 1 बजे ही क्लास होगी, ध्यान रखना है, 1 बजे। और दूसरा हम जो 2025 के हैं, क्योंकि वहां से भी तो सवाल बनेगा, जो 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, एक हम उनको करने वाले हैं कल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहना जरूर। मैं आपके लिए बहुत जल्दी रिवीजन सेशन लेके आने वाला हूं। 12 तारीख तक मेरी मैराथन है 2 दिल्ली पुलिस के लिए। और आप चिंता मत करिए, अगर आपके लिए एडिशनल जो हम कोर्स में पढ़ा रहे हैं उससे अलग अभी कुछ नहीं कर पा रहे ना 10-12 दिन, चिंता मत करिए, खुश होइए। खुश ये देख के कि भाई हम जिसका एग्जाम होता है उस पे तो कितनी, उसको जितना भी सहारा हो सकता है लगाने की कोशिश करते हैं। तो यही स्थिति आपके साथ भी आएगी, है ना। हम अच्छे से पढ़ाएंगे भी, लेकिन लास्ट में और ज्यादा जान झोंक देंगे जब आपका एग्जाम आएगा, आपके रिवीजन वगैरह करवाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपको बस इतना ही करना है कि जब भी समय मिले आपको रिवीजन थोड़ा थोड़ा खुद भी करते रहना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, हमसे 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है मान लो, अब 1 लाख तो वैकेंसी है नहीं, और हमारे अलावा भी और चैनलों से भी पढ़ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पूरे सारे के सारे बच्चे हमारे ही चैनल के लग जाएंगे, है ना। पढ़ रहा है तो कई बार खुद सेल्फ स्टडी वाला भी बच्चा इतना अच्छा रहता है, वो भी लग जाएगा। कहीं और से पढ़ के मेहनत कर रहा है, वो भी लग सकता है। पर ध्यान रखना है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चा अपना भी थोड़ा सा जोड़ देगा, उसमें खुद भी थोड़ा रिवीजन वगैरह करेगा, मेहनत करेगा, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। वरना क्लास में तो फिर 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चों का तो भाई वही सीधी सी बात है, सब एक ही जैसा पढ़ रहे हैं, फिर आप और उसे अलग कैसे बन पाओगे? थोड़ा सा रिवीजन आपको बनाएगा। ठीक है, आपकी पूरी तरह से आपकी खुद की जिम्मेदारी है ये कि नोट्स आपको बनाने हैं या नहीं। मैं मतलब नहीं कहूंगा आपको कि भाई नोट्स बनाओ या मत बनाओ, जो आपको ठीक लगे। नोट्स बना लेने में वैसे कोई नुकसान होता नहीं है, आपके लिए आगे भी कोई एग्जाम देना हो उसके लिए भी तैयार रहते हैं आपके नोट्स, और आपके लिए आगे हमेशा काम आते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, मॉक टेस्ट कब आएगा इसके बारे में भाई हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे या तो शुरू में बताया होगा या अभी अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।